फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं, वोकेबलरी वाला पार्ट है और साथ में एरर डिटेक्शन वाला पार्ट है। ये देखने के लिए कि हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक सीखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं, उनमें हमें कितना आता है और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अप्लाई करके देख सकते हैं क्वेश्चंस में, कि ग्रामर के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, वोकेबलरी के हिसाब से, वर्ड्स के मीनिंग्स के हिसाब से कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई होती है, क्या आंसर है, क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज एक तरह से रिवीजन का काम भी करेगी। जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर, मिसलिनियस क्वेश्चंस एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। वर्ड और फ्रेज की बात करते हैं, मतलब सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है जिसे हमें फिलअप करना है इस ब्लैंक में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्या है। ऑल ग्लिटर्स, ऑल के बाद डैश है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सेड द फिलोसोफर। फिलोसोफर ने कहा ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब और ग्लिटर्स के बीच में ऑल विच ग्लिटर्स, ऑल हु ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स या ऑल ऑन ग्लिटर्स। ठीक है, ग्लिटर्स का मतलब चमकना। ठीक है, हिंदी में भी एक कहावत आपने सुनी होगी, हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। वैसे ही इंग्लिश में भी है, ऑल से शुरू होता है, ये एक फ्रेज है, ये एक वर्ल्ड फेमस सेइंग है कि हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। तो लेट्स सी कि यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है प्रोनाउन विच, हु, दैट में से कोई एक हो सकता है या ऑन प्रीपोजिशन है। इनमें से कौन सा वर्ड इस जगह पर सही बैठेगा ये हमें चेक करना है। यही एरर का पार्ट है और यही हमें देखना है कि फिल अप ब्लैंक्स में ये क्या चीज सही बैठती है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर आंसर क्या है इसका। देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो हम कहते हैं हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, तो उसके लिए ऑल के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है, ना हु का, ना विच का, ना ऑन प्रीपोजिशन का। और क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए बेटा ये रूल जो है, ध्यान रखिएगा इसको। रूल कहता है दैट इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स लाइक ऑल, मच, लिटिल। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऑल है, मच है, लिटिल है, इन सब के साथ दैट का यूज किया जाता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा, ऑल के बाद हमेशा कहीं भी लिखा हो तो हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वो हमेशा दैट ही होता है। ये एक फिक्स रूल है दैट का। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया। इसीलिए यहां पर क्या आएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सेड द फिलोसोफर। फिलोसोफर ने कहा कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ठीक, अब देखते हैं सेकंड वाले में, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैज मार्च्ड ऑल डे इन द डैश हीट ऑफ द सन। ठीक है, सोल्जर्स की एक आर्मी ने मार्च किया पूरे दिन भर जो है, और डैश हीट ऑफ द सन, इन द कोल्ड हीट ऑफ द सन, in the burn heat of the sun, in the scorching heat of the sun, in the torturing heat of the sun। ठीक है, टॉर्चर का मतलब किसी को परेशान करना, कष्ट देना होता है। अब यहां पर हीट है तो कोल्ड तो आएगा नहीं, बर्न हीट का कोई मतलब नहीं बनेगा, बर्न का मतलब जला देना है। स्कॉर्चिंग वर्ड जो है ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है झुलसा देने वाली गर्मी जिसे कहते हैं। बहुत तेज गर्मी को हम स्कॉर्चिंग जो है हीट बोल सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो आंसर देखिए क्या ऑप्शन में आया, दैट इज an army of soldiers has marched all day in the scorching, that means very hot, like burning heat of the sun। ठीक है, तो यहां पर burning वर्ड जो है, burning heat of the sun, इसमें मीनिंग बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है, बर्निंग या स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन जो होती है वो कुछ हद तक टॉर्चरिंग जरूर होगी, मतलब परेशान करेगी, लेकिन एक्चुअल में जला देने वाली गर्मी कहा जाता है। इसीलिए जब भी जून, मई, जून का महीना होता है, बहुत तेज गर्मियां होती हैं, तो हम कहते हैं स्कॉर्चिंग हीट है, बिल्कुल वेरी हॉट, लाइक बर्निंग टाइप ऑफ हीट है, और जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो वी ऑलवेज यूज स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सबसे बेहतर आंसर यहां पर बैठ जाएगा। ठीक,
तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला जो है, वुल्फ्स एंड डॉग्स अटैक इन पैक्स एज दिस इज देयर नेचुरल डैश ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, वुल्फ्स और डॉग्स जो होते हैं ये सेम ब्रीड हैं, सेम ब्रीड से ही आए हैं। जितने भी डॉग्स होते हैं जो आजकल डॉग्स पेट हम घर पे रखते हैं, ये सब वुल्फ्स के ही डिसेंडेंट्स हैं। और ये हमेशा जिस ग्रुप में हमला करते हैं उन्हें पैक कहा जाता है। छोटे छोटे 5-10 के पैक में, ग्रुप में ही ये हमला करते हैं। तो दे अटैक इन पैक्स एज दिस इज देयर नेचुरल डैश ऑफ सर्वाइवल, नेचुरल आइडिया ऑफ सर्वाइवल, नेचुरल वे ऑफ सर्वाइवल, नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल या नेचुरल थिंकिंग ऑफ सर्वाइवल। देखिए थिंकिंग वर्ड इंसानों के लिए ज्यादा यूज होता है, एनिमल्स के लिए नहीं होगा। नेचुरल वे ऑफ सर्वाइवल हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर यहां बैठेगा वो ये है कि ये उनकी नेचुरल जो है, हिंदी में कहा जाए तो नेचुरल मतलब सहज और प्रवृत्ति होती है उनकी सरवाइव करने की, कि ग्रुप में अटैक करते हैं किसी भी जानवर को पीछा करके, चेज करके, और उसके बाद उसे थका देते हैं, फिर उसे किल करके खा जाते हैं। क्योंकि डॉग्स जो हैं वो वुल्फ्स के डिसेंडेंट्स हैं, वुल्फ से ही बने हैं। ठीक है, ये सेम तकरीबन स्पीशीज है। इस वजह से देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं आंसर के लिए। लेट्स सी, अब देखिए यहाँ पर आंसर आपको क्या दिख रहा है कि थर्ड वाले में वुल्फ्स एंड डॉग्स अटैक इन पैक्स एज दिस इज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल की, मतलब सहज प्रवृत्ति है उनकी बचने की, अपने को सर्वाइव करने की, कि वो पैक्स में या ग्रुप्स में चल के हंट करें और अटैक करें। ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये उनकी शुरुआत से सहज प्रवृत्ति है जिसको प्रकृति ने उनको दिया है, जिसके बेस पर वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंस्टिंक्ट वर्ड नेचुरल के साथ सबसे बेहतर बैठ जाएगा। इसमें वर्ड चॉइस वाला रूल अप्लाई होगा, नेचुरल के साथ हमेशा इंस्टिंक्ट आता है जब हम हिंदी में कहते हैं सहज प्रवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ वाले में, द पुलिस डैश डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल द मॉब। मॉब का मतलब होता है दंगली या रॉयटर्स या गुस्से में भड़की हुई भीड़ को हम कहते हैं मॉब। पुलिस जो है हैज डूइंग, हैव डूइंग, वॉज डूइंग, वर डूइंग। हैज और हैव के साथ जो है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, जबकि यहां पर जो है, यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है और आईएनजी फॉर्म हमेशा वॉज या वर के साथ आता है। इसी वजह से पुलिस के साथ यहां पर पास्ट टेंस में वॉज आएगा या वर आएगा, यही हमें डिसाइड करना है। ध्यान रखिएगा, पुलिस वर्ड के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में पुलिस वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब को हमेशा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमेशा ग्रामर में प्लूरल वर्ब को प्रेफरेंस देते हैं। तो इस लॉजिक से देखा जाए तो सबसे बेहतर आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द पुलिस वर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल द मॉब। मॉब मतलब गुस्से हुई भड़की हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जितना हो सके भरसक प्रयास कर रही थी। ये हिंदी के इस सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, द थिंग्स that you are looking dash are not easy to find। the things that you are looking on, looking at, looking for या looking into। तो देखिए look जो verb है इसके साथ on, at, for या into में से प्रीपोजिशन लगा के हर बार नया मीनिंग बनेगा। looking at जो है इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ देखना। ठीक है, लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, और लुकिंग इनटू का मतलब होता है ऑब्जर्व करना किसी चीज को। इफ यू ऑब्जर्व समथिंग, इन्वेस्टिगेट, देन यू यूज लुकिंग इनटू। ठीक है, तो द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर आर नॉट इजी टू फाइंड, सबसे बेहतर ऑप्शन होना चाहिए। जो चीजें तुम ढूंढ रहे हो उन्हें पाना या उनको ढूंढ पाना आसान नहीं है, तो ढूंढने के पर्सपेक्टिव से फॉर ऑप्शन सबसे बेहतर आंसर हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। यस, दैट इज थर्ड ऑप्शन, क्योंकि लुकिंग फॉर जो होता है, लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्चिंग फॉर। ठीक है, सर्चिंग फॉर इक्वल्स टू लुकिंग फॉर, that you are looking for something, that you are searching for something। ठीक है, looking into का मतलब तो ऑब्जर्व या इन्वेस्टिगेट करने से हो जाता है, जो डिफरेंट मीनिंग चला जाएगा, यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, देखिए सिक्स्थ वाला सेंटेंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है। 1/3 ऑफ द वॉल डैश बीन पेंटेड। तो 1/3 ऑफ द वॉल हैव बीन पेंटेड, वर बीइंग पेंटेड,
वॉज बीन पेंटेड या हैज बीन पेंटेड। देखिए 1/3 ऑफ द वॉल, अब जहां पर ध्यान रखिएगा कि 1/3 ऑफ के आने पर जो भी नाउन होगा, जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा। अब क्योंकि वॉल एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है, एक वॉल बहुत सारी ईंटें पत्थरों से बनी होगी, तो वॉल का 1/3 हिस्सा कह रहे हैं, 1/3 पार्ट। तो यहां पर वॉल सिंगुलर है और इसी वजह से सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जा सकता है। वॉज, हैव और वर कैंसिल हो जाएंगे। 1/3 ऑफ द वॉल वॉज बीन हो नहीं सकता क्योंकि बीन परफेक्ट टेंस के साथ आता है और यहां परफेक्ट टेंस में ये पार्ट था और ये, लेकिन वॉल सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, इसीलिए 1/3 ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड सही होगा। ठीक है, कि दीवार का 1/3 हिस्सा पेंट कर दिया गया है। ठीक, इसीलिए यहां हैव नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, मीनिंग में भी ये सही नहीं बैठेगा। ठीक, तो 1/3 ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड, दीवार का 1/3 हिस्सा पेंट किया जा चुका है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसके बाद देखिए आंसर जो हमने डिसाइड किया था वही निकला। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th वाला क्या है। A dash of cattle was found grazing in the field. A mob of cattle, a pack of cattle, a group of cattle या a drove of cattle was found grazing in the field। हमने कहा कि कैटल मतलब मवेशियों का एक झुंड पाया गया फील्ड में ग्रेज करता हुआ, मतलब घास चरता हुआ। ठीक, तो मॉब तो हम कहते हैं गुस्से में भड़के हुए लोगों के समूह को कहा गया है, दंगली रॉयटर्स को, तो ये यहाँ पर कैटल के लिए यूज नहीं हो सकता। पैक अभी हमने बात की थी वुल्स और डॉग्स के लिए यूज होता है। ग्रुप या ड्रोव में से कोई एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ग्रुप होता है हमेशा लोगों के लिए, इसीलिए सबसे बेहतर आंसर क्या होगा, सबसे बेहतर आंसर होगा ड्रोव। कैटल के झुंड को हमेशा हम ड्रोव के नाम से जानते हैं। अ ड्रोव ऑफ कैटल वाज फाउंड ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसी वजह से ये वर्ड क्योंकि इसके झुंड के लिए यूज किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा ड्रोव ही आंसर होगा। ग्रुप तो लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है और थिंग्स के लिए भी। ठीक, इसके बाद देखिए 8th में क्या है। माई फ्रेंड हैज बीन सफरिंग डैश फीवर एंड कोल्ड। माई फ्रेंड हैज बीन सफरिंग मतलब परेशान हो रखा है, सफर कर रहा है, सफरिंग ऑन, सफरिंग ऑफ, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फॉर, फीवर एंड कोल्ड। यहां पर हमने देखा सफरिंग, तो सफरिंग के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो होता है फ्रॉम, इसीलिए सबसे बेहतर आंसर होगा 3rd ऑप्शन, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड। ठीक है, सफरिंग के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा जो प्रीपोजिशन आती है वो फ्रॉम ही होती है और उसके बाद किसी डिजीज का नाम होता है, फीवर, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, ये सब मीनिंग होता है। ठीक, तो सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम ही आता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 9th वाला, देखिए क्या, एज ही वॉज द बेस्ट परफॉर्मर द रिजल्ट वॉज डैश, ही वन। क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर था, द रिजल्ट वॉज गुड, अंडरस्टैंड या ऑब्वियस या लाइक, और आखिरी में लिखा है वो जीत गया। ठीक, तो यहां पर क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर था तो उसने जीतना ही था। जब कोई चीज अवश्यम भी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम, कि वो चीज होनी ही होती है, उसको आप अनअवॉइडेबल जिसे कहते हैं, उसको होने से आप रोक नहीं सकते, तो वहां पर वर्ड जो यूज होता है वो होता है ऑब्वियस। क्योंकि ऑब्वियस का मतलब होता है कि किसी चीज का होना कंफर्म है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर था इसलिए रिजल्ट जो था वो पहले से ही पता था लोगों को, दैट वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब जो रिजल्ट होना था वो होके ही रहा, और वो क्या था कि वो जीत गया, क्योंकि वो क्या था, बेस्ट परफॉर्मर था। क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर था इसलिए रिजल्ट तो सबको पता ही था, जग जाहिर था, मतलब ऑब्वियस था, होना ही था, और क्या होना था कि वो जीत गया, ही वन। इसीलिए सेंटेंस में सबसे अच्छा आंसर होगा ऑब्वियस, क्योंकि ऑब्वियस का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको हमें पता है कि होना ही है। ठीक है, इट वॉज ऑब्वियस, इसको बताना क्या, ये तो सबको पता है। ठीक, इसीलिए सेंटेंस को सपोर्ट करने वाला है वर्ड सबसे अच्छा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा ऑब्वियस। ठीक, इसके बाद आते हैं 10th में। 10th में क्या है, ड्राइवर्स डैश ड्राइवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो बैड ड्राइवर्स, गुड ड्राइवर्स, रैश ड्राइवर्स या अगली ड्राइवर्स। अगली से क्या मतलब है, गुड और बैड भी इंसान की प्रकृति पे हो सकता है, आप जानते हैं कि वो सबसे बेहतर आंसर यहाँ क्या होगा, दैट इज रैश ड्राइवर्स। रैश ड्राइवर्स मतलब
जो दूसरे लोगों की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं और गाड़ी बहुत आड़ी तिरछी चलाते हैं, जिगजैग इस तरह से, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रैश ड्राइविंग, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अदर पीपल एंड अदर एनिमल्स ऑन द रोड। तो यहाँ पर जो है रैश ड्राइवर्स ही कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्सिमम एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है, जिनकी वजह से उल्टी सीधी गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो दैट इज रैश ड्राइविंग कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए 11th वाले में क्या है? 11th कहता है अ फायर डैश आउट इन माय विलेज। तो यहां पर है ब्रेक, ब्रोक, मेड या स्टार्टेड। अ फायर ब्रेक आउट, फायर ब्रोक आउट, मेड आउट या स्टार्टेड आउट। स्टार्टेड आउट का कोई मतलब नहीं होता। मेड आउट का मतलब तो कहीं से निकल जाना के सेंस में होता है। ही मेक्स इट आउट, कोई चीज का मतलब निकालने के सेंस में भी हो सकता है। ब्रेक आउट, मेरे विलेज में एक आग लग गई थी जब हम कहते हैं तो, या लगी, तो उसको हमेशा कहते हैं हम ब्रेक का सेकंड थर्ड फॉर्म यूज होता है, दैट इज ब्रोक आउट, ठीक है। तो अ फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज, मेरे विलेज में एक जगह पर आग लग गई थी या लगी, ठीक है। तो हमेशा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन में हमेशा हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं एंड दैट इज ब्रोक आउट। अ फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज, ठीक है। कुछ समय पहले हमारे विलेज में एक जगह आग लग गई थी या लगी थी, हमेशा ब्रोक का यूज किया जाता है। ब्रोक और आउट मिलके एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इज अ वेरी dash person and he will qualify the exam. He is a very industrious person, industrial person, logical person या ideal person, ठीक है। अगर वो क्वालिफाई करेगा तो जाहिर सी बात है वो या तो मेहनती होगा या इंटेलिजेंट होगा। लॉजिकल पर्सन तो मतलब लॉजिकल पर्सन नहीं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूज किया जाता है वर्ड, तार्किक क्षमता के लिए। आइडियल पर्सन तो अच्छे बुरे से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक होता है और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। इसीलिए सबसे बेहतर आंसर होगा ही इज अ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन। तो इंडस्ट्रियस मींस क्या होता है? हार्ड वर्किंग पर्सन, और हार्ड वर्किंग व्यक्ति ही हमेशा एग्जाम क्वालिफाई करता है, विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो हार्ड वर्किंग होने की वजह से वो बहुत मेहनती है, इस वजह से वो क्वालिफाई करेगा एग्जाम। तो यहां पर हार्ड वर्किंग का सिनोनिम है इंडस्ट्रियस, ठीक है। इंडस्ट्रियल का मतलब तो रिलेटेड टू इंडस्ट्री हो जाएगा, दैट इज औद्योगिक हो जाएगा, जिसका यहां मतलब सही नहीं बैठेगा, इसीलिए आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का सबसे अच्छा पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, कौन सा बेस्ट सिनोनिम है, ये हमें डिसाइड करना है। तो पहला वर्ड जो दिया गया है वो है पायस, PIOUS, पायस, जिसका मतलब है आइडियल, होली, फ्री या अनप्लेजेंट, ठीक है। ये मीनिंग हमें डिसाइड करना है। जबकि पायस का मतलब होता है पवित्र, और पवित्र शब्द जो है वो आइडियल, होली, फ्री या अनप्लेजेंट में से अगर बात की जाए तो सबसे बेहतर आंसर बैठेगा होली, क्योंकि होली का मतलब क्या होता है? रिलीजियस, ठीक है। रिलीजियस चीजें बहुत पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए पायस का सबसे अच्छा सिनोनिम जो यहाँ पर दिए गए वर्ड्स में से बनेगा वो बनेगा होली, ठीक है। पायस मीन्स होली हो गया, मीन्स रिलीजियस हो गया, पवित्र हो गया, प्योर हो गया, ठीक है। ये मीनिंग इस सेंस में सबसे अच्छा बैठेगा, इसलिए पायस मीन्स होली होता है। नेक्स्ट वाले में देखिए 14 में कंटेजियस। कंटेजियस वर्ड जो है ये निगेटिव एक वर्ड है, जिसके लिए सिनोनिम पूछा गया है। कॉन्टैक्ट हो सकता है, पहला वर्ड है कॉन्टैक्ट, दूसरा है इन्फेक्शियस, तीसरा है डिसऑर्डर, चौथा है डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो अब कंटेजियस वर्ड वैसे तो निगेटिव वर्ड है। कंटेजियस का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कांटेक्ट से फैले, मतलब कोई डिजीज बहुत तेजी से जो स्प्रेड होने वाली, जो बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाली डिजीजेस होती हैं उनको कहा जाता है कंटेजियस डिजीजेस। तो कंटेजियस, जैसे कि अभी बात हुई थी, कोविड-19 भी क्या था? वो भी एक कंटेजियस था, बहुत तेजी से फैलने वाला था, ठीक। तो कोई चीज इन्फेक्शन से रिलेटेड है, बहुत तेज स्प्रेड आउट करती है, तो उसे हम कंटेजियस कहते हैं। तो ये सिर्फ कांटेक्ट की वजह से होती है, लेकिन कांटेक्ट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। डिसऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर में ना होना, डिस्टर्ब का मतलब परेशान होना, डिस्टर्ब्ड हो जाना है। इसीलिए सबसे बेहतर आंसर कंटेजियस के लिए जो बैठेगा वो है इन्फेक्शियस, क्योंकि डिजीजेस हमेशा इन्फेक्शियस होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कांटेक्ट से फैलती हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं 15th वाला क्या कहता है, एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है कोई चीज जो काफी समय तक कायम रहे, उसे हम एंड्योर करने वाला कहते हैं। कायम रहने वाली, स्टेब्लिश्ड रहने वाली, जो आसानी से हार ना माने। जैसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे 4 ऑप्शंस में से हमें डिसाइड करना है। पहला है
शॉर्ट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है एवरलास्टिंग और चौथा है एंड। एंड तो मतलब तो एंड से एंडिंग ना लगाइएगा, एंड्योरिंग का मतलब होता है कायम रहने वाली चीज, जो काफी समय तक कायम रहे और डिस्ट्रॉय ना हो और आखिरी तक टिकी रहे। तो टू एंड का मतलब तो खत्म हो जाना होता है, एंड्योरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज जो काफी समय तक चलती रहे, टिकी रहे, रुकी रहे और खत्म ना हो, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं एवरलास्टिंग। ठीक है, तो एंड्योरिंग का सबसे अच्छा वर्ड हो गया एवरलास्टिंग, मतलब बहुत समय तक लास्ट करने वाली कोई भी चीज जो काफी समय तक टिकी रहे। तो एंड्योरिंग का सबसे अच्छा सिनोनिम हो गया एवरलास्टिंग। ठीक, 16 में देखिए वर्ड है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक एक निगेटिव वर्ड है जिसके लिए ऑप्शन में सिनोनिम में दिया गया है फन हो गया, आयरॉनिक हो गया, सैडनेस हो गया या बैड हो गया। सार्कास्टिक कुछ हद तक निगेटिव वर्ड है, लेकिन सार्कास्टिक का मतलब होता है कि कोई चीज मजाक के तौर पे कह करके किसी की मजाक उड़ाई जाए या कोई ऐसी बात बोली जाए जो उस सिचुएशन के हिसाब से बड़ा सुनने में मजेदार भी लगे लेकिन मजाक उड़ाने वाली या इरिटेटिंग भी हो सकती है। कमेंटिंग वाली चीज कमेंट से रिलेटेड हो सकता है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें जो बात आपने कही है वो उस बात के एक्चुअल में ऑपोजिट मीनिंग निकाल रही है। ठीक है, जैसे आप किसी बेईमान व्यक्ति को कहें कि भाई आपने तो वैसे ही ईमानदारी से इतना पैसा कमाया है, अगर आप किससे कह रहे हैं और आप जानते हैं कि वो पर्सन जो है वो बेईमान है और आप उससे कह रहे हैं आपने ईमानदारी से इतना पैसा कमाया, आप जानते हैं उसके बारे में कि वो बेईमान है, फिर भी आप ऐसी बात बोल रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, आप सार्कास्टिक कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग जस्ट ऑपोजिट निकल रहा है। ठीक, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं सार्कास्टिक मीन्स होता है आयरॉनिकली। तो आयरॉनिकली की वजह से आयरॉनिक इसका सबसे अच्छा सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है आयरॉनिकली फनी और इरिटेटिंग, मतलब फनी भी हो सकता है और इरिटेटिंग भी हो सकता है। जो आयरॉनिक वर्ड सबसे अच्छा इसका सिनोनिम यहां पर बनके इस जगह पर सही बैठेगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस जो वर्ड है, इलोक्वेंट वर्ड जो होता है, ये इसका टी लगा देंगे यहां पर लास्ट में, इलोक्वेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा नाउन, और इलोक्वेंस कर दिया एनसी लगा दिया है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा या इमोशंस या क्वालिटीज या स्टेट्स को बताने वाले नाउन्स को हम इलोक्वेंस या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। इसके सिनोनिम के रूप में वर्ड है स्लो, एनर्जेटिक, फ्लुएंट या फीबल। फीबल का मतलब कमजोर होना, स्लो का मतलब धीरा, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से भरा हुआ, और सबसे बेहतर आंसर जो बैठेगा इलोक्वेंट का मतलब होता है बढ़िया बोलने वाला वक्ता, या आप कह सकते हैं ओरेटर, या हम कहते हैं जिसकी कोई भी भाषा पे कमांड हो और क्या हो, फ्लुएंसी हो। सबसे अच्छा जो इसका आंसर बैठेगा वो बैठेगा फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब ओरेटरी या फ्लुएंट होना, या अपनी बात को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके होंगे उसे हम फ्लुएंट कहते हैं या इलोक्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है 18th वाला क्वेश्चन क्या है, हॉलमार्क वर्ड का सिनोनिम। पहला है कॉम्प्लिकेटेड, दूसरा सिंपल, तीसरा प्योरिटी और चौथा मैच। आपने देखा है जब ज्वेलरी या गहने खरीदने जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि एड में, एडवर्टीजमेंट्स में भी आता है कि हॉलमार्क होना चाहिए। हॉलमार्क वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के ऑथेंटिक होने का एक चिन्ह, आप कह सकते हैं जेन्युइनिटी होने का या ऑथेंटिसिटी होने की कोई पहचान या मार्क जो होता है कि ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है और इसकी गारंटी है, तो उसे हम हॉलमार्क के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका सबसे अच्छा जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्योरिटी। जब आपने कहा प्योरिटी, तो प्योरिटी का मतलब हो गया हॉलमार्क, क्योंकि दोनों का मतलब है, हॉलमार्क मीन्स अ साइन ऑफ प्योरिटी, आप कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी या जेन्युइनिटी, की इसमें कोई दोष नहीं है, ये परफेक्ट है और अपनी तरह से बिल्कुल प्योर चीज का बना हुआ है। ये ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क वर्ड यूज होता है, प्योरिटी के लिए कितना जो मटेरियल यूज किया गया है गहने को बनाने के लिए या ज्वेलरी बनाने के लिए वो कितना प्योर है, ये हॉलमार्क उसका निशान होता है, इसीलिए प्योरिटी इसका सबसे अच्छा सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, 19th में देखिए है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वर्ड जो है ये एक नाउन है, टीआर उन पे खत्म हो रहा है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन के लिए पहला वर्ड है रेयर, दूसरा है रेटिंग, तीसरा है फॉल्सहुड और चौथा है कंफर्मेशन। तो रेक्टिफाई से बना है रेक्टिफिकेशन जो कि नाउन है, रेक्टिफाई वर्ब है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को प्रूव करना, कंफर्म करना, चेक करके, कंफर्म करके, श्योर कर देना या सर्टेन कर देना कि रेक्टिफिकेशन किया गया कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है।
तो जब हमने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफिकेशन किया, तो हमने उसे प्रूफ किया या प्रूव किया। तो इसीलिए यहां सबसे अच्छा जो मीनिंग निकलेगा वो सर्टेनिटी की तरह निकलेगा, और सर्टेनिटी के लिए सबसे अच्छा वर्ड जो यहां पर बनेगा वो बनेगा कॉन्फर्मेशन। तो रेक्टिफिकेशन करने का मतलब होता है प्रूव करना या कंफर्म करना, मतलब कंफर्मेशन सबसे अच्छा सिनोनिम यहां पर इसके लिए बन जाएगा। इसीलिए यहां रेक्टिफिकेशन का मतलब हो जाएगा कंफर्मेशन, समथिंग दैट इज कंफर्म्ड, दैट इज श्योर, दैट इज सर्टेन, दैट इज रेक्टिफाइड। ठीक है, रेक्टिफाइड या रेक्टिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए 20 जो है 20th जो है सिनोनिम, ये क्या कह रहा है, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट एक जैसी कॉपी। इसके लिए सिनोनिम दिया गया है, पहला वर्ड है रिप्लेस, दूसरा डिफरेंट है, तीसरा एक्यूरेट है, चौथा है क्लोन। तो जब हमने कहा रेप्लिका, तो रेप्लिका का मतलब हमने कहा एक जैसा प्रतिरूप किसी चीज का, बिल्कुल सेम। तो जो फोटोकॉपी आप कहते हैं वो रेप्लिका होता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरा रेप्लिका है, मींस वो बिल्कुल आपके जैसा है, उसके हाव भाव, उसके नाक नक्श, या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, या उसके लाइफ जीने का तरीका, या उसकी हैबिट्स जो हैं वो आप जैसी हैं, तो आप कहते हैं वो मेरा बिल्कुल एक जैसा है, मेरे जैसा है, रेप्लिका है मेरा, ट्रू कॉपी जिसे कहते हैं। तो इसीलिए रेप्लिका का सबसे अच्छा वर्ड जो बैठेगा वो बैठेगा क्लोन, क्योंकि अगर कोई क्लोन है इसका मतलब उसकी आदतें, उसकी बातें सारी सेम हैं, आप जैसी हैं। और हम जानते हैं कि क्लोन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी का वर्ड है, जिसका मतलब है आपके ही जैसे डीएनए वाला, या आपके ही जैसा बिल्कुल देखने में, हाव भाव में, या आप जैसी बिल्कुल हैबिट्स वाला कोई व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, तो रेप्लिका मींस क्लोन हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखिए हमने जो जो पॉइंट्स एरर डिटेक्शन के रिवीजन के तौर पे देखते हैं हम कितने याद रख पाए थे। ठीक है, तो देखिए एरर डिटेक्शन में सबसे पहला सेंटेंस है, सम ऑफ द आइडियाज दैट यू सजेस्टेड वाज रियली गुड। कुछ आइडियाज जो तुमने सजेस्ट किए थे वो सच में अच्छे, ठीक है, थे। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें एरर है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वाला है, वी हैव टू गो टू टेम्पल टू मीट अवर फ्रेंड। हमें टेम्पल मतलब मंदिर जाना पड़ेगा अपने दोस्त से मिलने के लिए। ठीक, तीसरे वाला सेंटेंस जो 23rd है, 23rd सेंटेंस कहता है, ग्लोबल वार्मिंग मस्ट बी चेक्ड इन ऑल कॉस्ट सेड एन एक्टिविस्ट। एक एक्टिविस्ट ने कहा, एक व्यक्ति ने, प्रदर्शनकारी व्यक्ति ने कहा, किसी व्यक्ति ने जो एक कॉज के लिए लड़ रहा, उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को हर हालत में रोकना चाहिए, हर हालत में, हर कीमत पे। तो ये कहने के लिए उसने ऑल इन ऑल कॉस्ट से यूज किया है सेंटेंस में। ठीक, और 24th है, शी सेड दैट शी विल नॉट हेल्प माई ब्रदर इन दिस प्रोजेक्ट। उसने कहा कि वो मेरे भाई की कोई मदद इस प्रोजेक्ट में नहीं करेगी। तो ये है सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, हम टिप्स दे दे रहे हैं, इससे पहले हम सॉल्व करें। सम ऑफ जो है, देखिए सम ऑफ जो है, इसके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, दैट यू सजेस्टेड, पूरा सेंटेंस इस आइडियाज को ही जो है रेफर कर रहा है। और सम ऑफ के बाद जैसा नाउन आता है प्लूरल, तो वर्ब भी वैसा होगा। ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सम ऑफ के बाद जैसा नाउन, अगर नाउन काउंटेबल है, कॉमन है, जो कि आइडियाज है, ये प्लूरल है, तो नाउन के साथ वर्ब भी आगे प्लूरल आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, वी हैव टू गो टू टेम्पल टू मीट अवर फ्रेंड। तो यहां पर देखिए हमें देखना है, जब हम किसी टेम्पल, चर्च या प्रेजेंट हॉस्पिटल जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, कॉलेज का, स्कूल का, या टेम्पल का, या चर्च का नाम लेते हैं, अगर हम वहां पर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, टेम्पल, चर्च में किसी जगह पर, तो हम उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। और अगर हम वहां पर सिर्फ जा रहे हैं किसी और काम से जो प्रार्थना से रिलेटेड नहीं है, प्रेयर से रिलेटेड नहीं है, टेम्पल या चर्च में, तो ऐसी कंडीशन में हम उस जगह को एक लोकेशन की तरह यूज करते हैं और उसके पहले द का यूज करते हैं। तो हमें यही चेक करना होगा इस पॉइंट पे, जो एरर का पॉइंट बन सकता है। 23rd में, ग्लोबल वार्मिंग मस्ट बी चेक, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाना चाहिए। इन ऑल कॉस्ट, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं किसी भी कीमत पर, तो पर जो वर्ड है उसके लिए इन लगेगा, या ऑन लगेगा, या एट लगेगा। ये पॉइंट जो है हमें चेक करना होगा, जिसमें एरर हो सकती है। नेक्स्ट है, शी सेड दैट शी विल नॉट हेल्प माई ब्रदर इन दिस प्रोजेक्ट। शी सेड दैट, ध्यान रखिएगा, सेड एक रिपोर्टिंग वर्ब है, और अगर वो पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो दैट के लगते ही बाकी का पूरा सेंटेंस भी
पास्ट में हो जाता है। ये हिंट था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक, अब चारों सेंटेंसेस के मीनिंग देख लिए हमने और आपको हिंट दे दिया। अब देखते हैं कि इनका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहले वाले में क्या था, सम ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है, ये पूरा हिस्सा जो तुमने सजेस्ट किए थे इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्लॉज है। और आइडियाज नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और इसीलिए यहां वॉस की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर वर का यूज किया जाएगा। सम ऑफ द आइडियाज दैट यू सजेस्टेड वर रियली गुड, जो कुछ आइडियाज तुमने सजेस्ट किए थे वो आइडियाज जो है सच में अच्छे थे। तो एक से ज्यादा आइडियाज की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में वी हैव टू गो टू टेम्पल की जगह पर द टेम्पल होना चाहिए, क्योंकि हम अपने दोस्त से मिलने के लिए टेम्पल पे जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाने की बात होगी, हम वहां पर प्रार्थना या प्रेयर्स के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब मकसद शामिल होता है तो टेम्पल, चर्च के साथ, हॉस्पिटल के साथ द का यूज, कॉलेज, स्कूल के पहले द का यूज जो है जब पर्पस शामिल होता है तो नहीं किया जाता, और जब मकसद मौजूद नहीं है तो आप उस जगह को सिर्फ एक लोकेशन की तरह यूज कर रहे हैं तब द का यूज करते हैं, और यहां पर आप सिर्फ मिलने के लोकेशन की तरह यूज कर रहे हैं, इसीलिए द का यूज होगा। इसीलिए सेंटेंस हो जाएगा वी हैव टू गो टू द टेम्पल टू मीट अवर फ्रेंड। ये सेंटेंस ऐसे लिखने पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ग्लोबल वार्मिंग मस्ट बी चेक्ड इन नहीं होगा, एट ऑल कॉस्ट होगा। ठीक है, सेड एन एक्टिविस्ट, क्योंकि किसी भी कीमत पर जब आप कहते हैं तो हमेशा एट ऑल कॉस्ट होता है। ठीक है, किसी भी कीमत पर, ठीक, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। 24th वाले में शी सेड पास्ट में है तो पूरा स्टेटमेंट पास्ट में हो जाएगा, इसलिए शी सेड दैट, शी विल नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर वुड का यूज किया जाएगा, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म है वुड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आगे का पूरा सेंटेंस पास्ट में परिवर्तित हो जाता है, और विल का पास्ट क्या है, वुड है, इसलिए यहां विल की जगह पे शी वुड नॉट हेल्प माय ब्रदर इन दिस प्रोजेक्ट, ये होने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। लास्ट के पॉइंट देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास और हैं। 25th क्या है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन बेसिन्स। जितने भी ओशन बेसिन्स वर्ल्ड में मौजूद हैं उनमें पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा गहरा भी है। ठीक, हिंदी का ट्रांसलेशन ये बनता है। देखिए अब यहां पर टिप आपको दे दी, क्या हो सकता है हिंट, सुपरलेटिव्स। ये क्या है, सुपरलेटिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव्स के पहले हम द का यूज करते हैं, ये हमने चेक किया था, ये बात हुई थी। सुपरलेटिव द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द डीपेस्ट, इन सब के पहले द का यूज होता है, तो यहाँ द सही है। लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके पहले भी द का यूज होगा, क्योंकि ओशंस के नाम के पहले हमने बात की थी कि आर्टिकल द का यूज किया जाएगा या नहीं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है जो भी आंसर में देखेंगे। 26 में द मीडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट वर्क डे एंड नाइट टू वू द पब्लिक। वू का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, लुभाना, बहलाना, फुसलाना, इंग्लिश में क्या कहलाता है, वू कहलाता है। ठीक है, गवर्नमेंट और मीडिया दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आम पब्लिक को, लोगों को क्या कर सकें, लुभा सकें, या लोगों को आप कह सकते हैं अट्रैक्ट कर सकें। भाई मीडिया भी अपनी एजेंसीज क्या करती हैं, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसी तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी लोगों को जो है वोट के लिए लुभाने की कोशिश करती हैं, मतलब बहलाने फुसलाने का काम करती हैं, मतलब वो करने का काम करती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर देखिए एज वेल एज के आने पर पहला नाउन प्रोनाउन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और हमने देखा एज वेल एज के आते ही पहले नाउन प्रोनाउन के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लिया जाता है। पहला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ये पॉइंट हो सकता है एरर का। ठीक, 27th वाले में देखते हैं, जिम्नास्टिक्स इंक्लूड मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। जिम्नास्टिक्स हम जानते हैं एक्रोबैटिक स्टंट्स होते हैं, बहुत तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बॉडी को अलग अलग तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके नए नए तरीके के जो है जंप्स की जाती हैं, फ्लिप्स किए जाते हैं, बैक फ्लिप्स किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं। तो जिम्नास्टिक्स देखने में TICS पे खत्म हो रहा है, ये एक नाउन है और ये प्लूरल देखने में है, एस पे खत्म होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है, क्योंकि ये कलेक्शन है कई प्रकार के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज का। ठीक, तो ये वर्ब सिंगुलर लेता है और हमें ये चेक करना है कि इंक्लूड यहाँ पर वर्ब है, सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। ठीक, तो अब हमने आपको हिंट्स दे दिए हैं कि जिम्नास्टिक्स में बहुत तरीके की एक्टिविटीज होती हैं बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक, अब देखिए आंसर के पॉइंट पे क्या आता है, तो देखिए 5th वाले में क्या था,
हमने बात की थी ओशंस के पहले, रिवर्स के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, इसीलिए यहां पर पैसिफिक ओशन नहीं होगा, द लगेगा तब सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द पैसिफिक ओशन। यहां पर सही स्टेटमेंट अगर इसको हम सही करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये द उठा करके हमें इसके पहले रखना पड़ेगा। यहां पर जब हम रखेंगे यहां पर द तो सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन बेसिस में से पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा बड़ा भी है और डीपेस्ट भी है। ठीक, जैसे द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, सबके पहले द का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर इसके पहले द रखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, इसके पहले द रखने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। 26 में द मीडिया एज वेल एज, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, आगे वर्क गलत है क्योंकि मीडिया सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में एस और एस लगाने पर सिंगुलर होगा, इसीलिए वर्क की जगह पे वर्क्स होना चाहिए। द मीडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट वर्क्स डे एंड नाइट टू वू द पब्लिक। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सिंगुलर होना चाहिए, तो यहां वर्क की जगह पर वर्क्स लगाने पे सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जिम्नास्टिक्स इंक्लूड मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। ठीक, तो यहां पर जिम्नास्टिक के साथ अभी बात हुई थी, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसीलिए इंक्लूड नहीं होगा, उसकी जगह पे इंक्लूड्स होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर वर्ब तब आता है जब उसमें एस और एस ऐड किया जाता है, एस और एस हटाने पे वर्ब प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इंक्लूड की जगह पर इंक्लूड्स रखने पर वर्ब सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने आज कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी देखे, सिनोनिम एंटोनिम्स देखे और साथ में हमने एरर डिटेक्शन के भी कई सारे क्वेश्चंस देखे एक्सरसाइज के रूप में। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट सेशन में इसके बाद और चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।